नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 7 देखने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट का। तो इसमें बताया गया है कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता। पहली बात तो ये याद रखना है इसमें कि जो वाद और डिक्री पर सेक्शन 6, 7 और 8 तीनों ही अप्लाई होते हैं। मतलब जो सेक्शन 6 है इसका, और 7 है और 8 है, ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? वाद और डिक्री पर। और जो 5 है वो वाद और डिक्री पर लागू नहीं होता। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि यदि जहाँ की वाद संचित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्तता हकदार व्यक्तियों में से किसी एक की ऐसी नियोक्ता के अधीन हो, उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो। मतलब ये है कि जहाँ पर डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए जो वाद संचित करना है या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करना है, तो उसमें संयुक्तता मतलब 4-5 लोग हैं और उनमें संयुक्तता लोग संयुक्त हैं, ठीक है। संयुक्त रूप से उसमें वाद और ऐसा डिक्री का निष्पादन करना है, ऐसे वाद लाना है। तो यदि उनमें से एक व्यक्ति निर्योग्य हो जाता है तो उस दशा में क्या होगा? निर्योग्य हो जाने के अधीन उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो, तो वहाँ उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। मतलब ये है कि 4-5 लोग हैं और सभी को वाद लाने और डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार हैं, ठीक है। अब इसमें पहली सिचुएशन ये बताते हैं कि यदि उनमें से एक व्यक्ति क्या हो जाता है, उनमें से पागल हो जाता है, नियोक्ता के अधीन हो जाता है, जैसे कि हमने पिछली सेक्शन में देखी हैं, ठीक है। 3 प्रकार की नियोक्ता हम देख चुके हैं। अब जैसे ही वो नियोक्ता के अधीन हो जाता है, उनमें से 3-4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियोग्य हो जाता है, तब कौन सी कंडीशन होगी, मतलब उनका वेट करना होगा कि क्या करना होगा, उसके बारे में बात करता है। तो यदि ऐसा व्यक्ति नियोग्य हो जाता है और उसकी सहमति के बिना उन्मोचन किया जा सकता है, मतलब उसे हटाया जा सकता है, फिर जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो वाद और डिक्री संचित कर सकते हैं, तो उसे हटा दिया जाएगा। पहली बात तो ये करता है कि जहाँ ऐसा उन्मोचन दिया जा सकता हो, वहाँ उनमें से किसी एक के विरुद्ध तब तक समय का चलना आरंभ ना होता जब तक कि उनमें से किसी अन्य की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ ना हो या ऐसे उस नियोक्ता का अंत हो जाए। अब दूसरी बात ये करता है कि पहली बात तो यह है कि जहाँ उन्मोचन दिया जा सकता है वहाँ उन्मोचन दिया जाएगा, और तभी से उसका जो उन्मोचन दिया जा सकता हो वहाँ उन सब के विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। जहाँ पर मतलब उन्मोचन दिया सकता है तो वहाँ उसी टाइम से समय का चलना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जहाँ उन्मोचन नहीं दिया जा सकता, मतलब उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटाया नहीं जा सकता उसे ऐसी वाद और डिक्री के निष्पादन के लिए, तब कौन सी सिचुएशन होगी? तो उनमें किंतु के बाद, जो किंतु है, किंतु के बाद भी 2 सिचुएशन बनती हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको उन्मुक्त किया जा सकता है, उन्मोचन किया जा सकता हो, तो ऐसे उन्मोचन के बाद से समय का चलना प्रारंभ होगा। और दूसरी सिचुएशन इसमें ये बताती है कि यदि पहली बात तो यह है कि यदि वो समर्थ हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को जो उन्मुक्त नियोक्ता के अधीन हुआ है उसको उन्मोचन कर दिया जाए, तो जैसे ही उन्मोचन करने के लिए वो समर्थ हो जाते हैं अन्य व्यक्ति, तो समय का चलना प्रारंभ हो जाता है। और यदि ऐसी सिचुएशन नहीं है तो दूसरी सिचुएशन ये है कि या फिर ये हो जाए कि वो समर्थ हो जाए, या फिर वह क्या हो जाए कि वह जो व्यक्ति है नियोक्ता का अंत हो जाए, मतलब उसकी नियोक्ता खत्म हो जाएगी। जो नियोक्ता के अधीन वह वाद और डिक्री के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा था, वैसी सिचुएशन खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, तो फिर वो वाद और डिक्री के लिए निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें स्पष्टीकरण बताया गया है कि स्थावर संपत्ति के संबंधित दायित्व आता है। जो स्थावर संपत्ति है उसमें क्या है, उन्मोचन को लागू होती है। यह धारा हर प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है, मतलब स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है, उसके लिए भी उन्मोचन को लागू होती है, उसमें भी इस उन्मोचन को लागू होती है। पहली बात तो ये बताया है, स्थावर संपत्ति के ऊपर भी के दायित्व के लिए भी लागू होती है। अब दूसरी बात ये बताती है, इसको समझेंगे कि जैसे मिथाक्षरा विधि है, शासित हिंदू अविभक्त कुटुंब है, जैसे 5 लोग रहते हैं, एक फैमिली में है। अब उसके जो फादर हैं, उस फैमिली का जो मेंबर है, जो भी व्यक्ति है, कर्ता है, जो मेंबर है, जो हेड है, जैसे फादर होते हैं जनरली, तो फादर क्या है कि अगर फादर की सहमति, फादर है और फादर हेड है, फादर सब कुछ करता है, उस परिवार की फैमिली के सारे डिसीजन लेता है, ठीक है, यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और वहाँ पर अगर उनमें से उनका बेटा जो नियोग्य हो जाता है या फिर कोई और व्यक्ति हैं वो नियोग्य वगैरह हो जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर ऐसी सिचुएशन एक फैमिली के ऊपर बनती है और वहाँ जो पूरी जो क्या बोलते हैं उसको संभालने का जो वो भार किसके ऊपर रहता है? उस फैमिली के हेड को रहता है। अगर वो कुछ करता है और वो हमेशा निर्णय लेता रहा है, तो वहाँ उन्हें फादर को किसकी, वहाँ बच्चों की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। परंतु यदि ऐसी सिचुएशन है कि जो फादर है वो वहाँ पर
कोई काम ही नहीं करता और कोई डिसीज़न नहीं लेता घर फैमिली के, और जब वह ऐसे डिसीज़न नहीं लेता तो फिर यदि उसके घर परिवार वाले बच्चे क्या हो जाते हैं, निरुयोग हो जाते हैं, तो फिर उसे वेट करना होगा, मतलब तब उसकी सहमति की आवश्यकता होगी उस व्यक्ति की। यदि फादर करता है, सारे डिसीजन वो लेता है, तो उसे फिर उन बच्चों की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस फैमिली का यदि पार्ट कराना है करा दें कि नहीं करा दें, जो जैसा। परंतु यदि वह डिसीजन नहीं लेता, उसके सारे डिसीजन उसके बच्चे लेते हैं और वही निरुयोग हो जाता है, तो तब ऐसा नहीं अधिकार मिल जाएगा कि आप फादर कर देगा। तो फिर से देखते हैं कि जो धारा 7 है वो डिक्री और वाद पर लागू होती है। पहली बात तो ये बताता है, वाद और डिक्री पर लागू होती है। धारा 6, 7 और 8 3 धाराएं हैं जो ये वाद और डिक्री पर लागू होती हैं। पहली बात तो ये है, अब कई व्यक्तियों में से एक की निरुयोग्यता हो जाती है। अब जहाँ पर डिक्री और वाद के लिए आवेदन करना है, वहाँ में से क्या है कि कई व्यक्ति हैं और कई व्यक्तियों में से क्या हो जाता है, एक व्यक्ति निरुयोग हो जाता है। जैसे ही एक व्यक्ति निरुयोग हो गया है डिक्री और आवेदन करने के लिए, वहाँ समय का चलना प्रारंभ कब हो जाएगा, यदि जो व्यक्ति निरुयोग हुआ है उसे उन्मोचन दिया जा सकता है, मतलब उसे उस सिचुएशन से हटाया जा सकता है, तो समय का चलना तभी से प्रारंभ हो जाएगा। पहली बात तो ये बताता है। उसके बाद ये बताता है, किंतु से ये बात बदल जाती है। किंतु के बाद दो सिचुएशन आती हैं कि या फिर क्या हो जाए, या फिर वह जो अन्य व्यक्ति हैं वह समर्थ हो जाएं कि उस व्यक्ति को जो निरुयोग हो गया है उसे हटाने के लिए समर्थ हो जाएं, तो फिर ये लोग वाद और आवेदन कर सकते हैं, मतलब ऐसे समर्थ हो जाएं कि जो व्यक्ति निरुयोग हो गया है उसे हटाने के लिए समर्थ हो जाएं। और दूसरी बात ये हो जाती है, यदि वो जो व्यक्ति निरुयोग हुआ है उसका निरुयोग्यता का अंत हो जाता है, तो फिर क्या है, फिर वो वाद और अपील ऐसे मतलब आवेदन ला सकता है। और पहला स्पष्टीकरण ये बताती है कि ये स्थावर संपत्ति दायित्व पर भी ये लागू होता है, और दूसरी ये बताती है कि जहाँ फैमिली का जो हेड मेंबर है वो यदि सारे डिसीजन लेता है, तो उसे अपनी फैमिली के अन्य परिवार के लोगों से जो सहमति है वो लेने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु जहाँ वह कोई कार्य नहीं करता है, जो हेड है फैमिली का, तो वहाँ उसे अपने परिवार के लोगों से सहमति लेने की आवश्यकता होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।